साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। 7वां टेस्ट है। असल में 2-3 दिन से टेस्ट इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू था, ठीक है, और इंटरनेट की भी समस्या थी, लेकिन अब सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में शोर आपको सुनाई देगा क्योंकि ये वीडियो मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल एवं मध्यकाल की प्रसिद्ध मुद्रा कौड़ी किस देश से आयात की जाती थी? तो कौड़ी मालदीव से आयात की जाती थी, ठीक है। कौड़ी को प्राचीन अभिलेख में कपर्दक कहते थे। क्या कहते थे? कपर्दक नाम था इसका प्राचीन अभिलेख में। और एक कौड़ी के बारे में एक चीज़ और है, थोड़ा सा जान लीजिए। कौड़ी जो है बनारस में कौड़ी माता का मंदिर है, ठीक है। वहाँ कौड़ी प्रसाद के रूप में चढ़ती है और भक्तों में कौड़ी जो है प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। तो अगर पूछे कि कौड़ी माता का मंदिर कहाँ है तो बनारस में है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप का 5 भागों में विभाजन किया गया? तो इसका किया गया ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध के किन शिष्य या शिष्यों की अस्थियां सांची स्तूप में गौतम बुद्ध के पास सुरक्षित हैं? तो वो है सारीपुत्र में और मोदक गलयान में, ठीक है। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस लेखक ने कहा था कि मौर्य शासक अपना कोष भरने के लिए देवी देवताओं की प्रतिमाएं बाजारों में बिकवाते थे? तो ये कहा था पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। अगला है, प्राचीन यूनानी लेखक और उनके कृतियों के गलत युग की पहचान कीजिए, ठीक है। यूनानी लेखक हैं ये सारे। तो टालमी ने ज्योग्राफिका लिखा, सही है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा, ये सही है, ठीक है। कॉसमॉस ने अनाबेसिस नहीं लिखा, अनाबेसिस इंडिका कॉसमॉस ने नहीं लिखा। कॉसमॉस ने लिखा कौन सा? वो लिखा क्रिश्चियन टोपोग्राफी। कौन सा? क्रिश्चियन टोपोग्राफी, ठीक है। किसने लिखा? कॉसमॉस ने। अच्छा, अनाबेसिस इंडिका किसने लिखा है? तो अनाबेसिस इंडिका लिखा है एरियन ने। कौन सा? एरियन, जानते हैं यूनानी लेखक है। और डी है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंस अज्ञात ग्रीक द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कुमारगुप्त का कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो नहीं है वो है तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख आपका ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर में। तुमैन अभिलेख आपका ग्वालियर में है। बाकी करमदंडा अभिलेख आपका फैजाबाद में है, ठीक है। मनकुंवर अभिलेख आपका इलाहाबाद में है और विलसद अभिलेख आपका एटा में है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, उत्तर मेरूर शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रशासन से संबंधित है? तो ये चोल वंश के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किसके शासनकाल में पिर्थु का विद्रोह हुआ था? तो पिर्थु का विद्रोह हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके? इल्तुतमिश के। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उसने ब्राह्मणों के जजिया कर के भुगतान से छूट प्रदान की। गलत है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है जो ब्राह्मणों का जजिया कर का भुगतान होता था उसमें छूट प्रदान करने से इनकार कर दी थी। उसने बोला था कि छूट नहीं दी जाएगी। दूसरा है, उसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। तो दूसरा सही है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन निम्न शासकों में से किस शासक के आदेश से संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी था? तो कौन सा था ये? तो ये था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है क्या किया था कि संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसका फारसी में अनुवाद करा के उसका नाम रखा फरहंगे सिकंदरी। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में बटाई और नस्क थे। तो बटाई और नस्क क्या थे? तो बटाई और नस्क थे अकबर के शासनकाल के दौरान प्रचलित भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा बी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
अगला है बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी में किस चित्रकार का वर्णन मिलता है जिसमें बाबर ने उसे अग्रणी चित्रकार कहा? तो ये उसका नाम था बेहजाद। बेहजाद नाम था। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुगल कालीन साहित्य में किस ग्रंथ में हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात में ये जो है वर्णन मिलता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है मुगलों से अंग्रेज़ों की पहली भिड़ंत कहाँ हुई थी? तो ये भिड़ंत तो हुई थी हुगली में। कौन से सन में? 1686 ईस्वी में। ठीक है, तो 1686 ईस्वी में मुगलों से अंग्रेज़ों की पहली भिड़ंत हुई थी हुगली में। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है निम्न में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा? तो ये कहा गया है टी.आर. होम्स के द्वारा। किसके द्वारा? टी.आर. होम्स के द्वारा। ठीक है, और जेम्स आउट्रम ने कहा था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची को मिलाना है। एक तरफ दिया गया है कुछ पुस्तकें और किसके द्वारा। ठीक है, सोम प्रकाश जो है प्रकाशित किया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और उदंत मार्टन आपका जुगल के शेर द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है यंग बंग आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डिजेरियो द्वारा किया गया था। सही है। दूसरा है रामकृष्ण मिशन का एक मुख्यालय अल्मोड़ा के विल्लोर में स्थित है। गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है कलकत्ता के विल्लोर में स्थित है। ये जो अल्मोड़ा लिखा है ये कलकत्ता यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता के जो है पहला सही है, दूसरा गलत है। अल्मोड़ा की जगह हो जाएगा आपका कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता हो जाएगा। और अल्मोड़ा में है तो उस अल्मोड़ा में जो है उसका नाम है, जो अल्मोड़ा में है उसका नाम है मायावती। क्या नाम है? मायावती। तो पूछा है कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC MN जोशी द्वारा। सही है। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF NM जोशी द्वारा। ये भी सही है। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस RTUC देश पांडे द्वारा। ये भी सही है। और फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC लाला लाजपत राय द्वारा नहीं होगा बल्कि पटेल द्वारा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकरण का विवरण सेडियन कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है? तो ये मिलता है आपका कामागा टमारू प्रकरण का जो है उल्लेख आपका सेडियन कमेटी में मिलता है। सेडियन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कामाटा गारू षड्यंत्र का जो है मिलता है रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला है कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ऑप्शन हमारा भी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया आपका कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस के जो है अधिवेशन हुआ था, उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान प्रस्तावित किया गया। ठीक है, पारित किया गया। ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी होम रूल लीग स्थापना हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। मापला विद्रोह आपका हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय। साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन के समय। और रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है आपके वायसराय थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार और सत्य कथन की पहचान करना।
पहला है गांधी इरविन पैक्ट के तहत इस आंदोलन को स्थगित करने की बात की गई, सही है। केरल के केलप्पन और टी.के. माधवन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सही है। इस आंदोलन को अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व प्रदान किया, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है किस अधिनियम को पंडित नेहरू ने दासता का आज्ञा पत्र कहकर संबोधित किया? तो दासता का आज्ञा पत्र कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935 को। किसको? भारत शासन अधिनियम 1935 को। ऑप्शन बी सही है। अगला है सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोलते हुए किस नेता ने कहा था कि महोदय, मुझे यह कहते हुए अभिमान होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। तो ये कहा था जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने। बाद में जिन्ना ही अलग हो गए कांग्रेस पार्टी से और नया देश की मांग करने लगे। अगला है विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है सेंट लॉरेंस नदी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी पे आपका नियाग्रा जलप्रपात है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो जो यूएसए में है वो झील है आपकी मिशिगन। ठीक है, मिशिगन झील आपकी पूर्णतः यूएसए में है। बाकी जो है आपकी कनाडा और जो है यूएसए की सीमा बनाती हैं, जैसे सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो। ठीक है। अगला है वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। ठीक है, काराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी। ऑप्शन सी सही। अगला है पुरुष नदी निम्न में से किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो पुरुष नदी प्रवाहित होती है आपकी दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध आपका स्थित है जाम्बेजी नदी पे। ऑप्शन सी सही है। अगला है निम्न में से किसे स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है? तो स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। ये सब बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखते चल दिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है? पहला है पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.5 है लगभग, सही है। भू प्रॉपर्टी का घनत्व तो लगभग 3.0 है, ये भी सही है। पृथ्वी के क्रोड या कोर का घनत्व सबसे कम होता है, गलत है। सबसे कम नहीं बल्कि सबसे अधिक होता है। ठीक, जो क्रोड का घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रूपांतरित चट्टानों के संदर्भ में निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है स्लेट। स्लेट जो है संगमरमर नहीं बनता है, बल्कि स्लेट से जो है फाइलाइट। किससे? फाइलाइट। संगमरमर का जो है वो उसका संबंध है चूना पत्थर से। किससे? चूना पत्थर से। फिर फाइलाइट है सिस्ट। ठीक है, देखिए स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट। गैब्रो है सरपेंटाइन और कांग्लोमरेट है क्वार्जाइट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है ड्रमलिन निम्न में से किसके अपर्दन के द्वारा निर्मित आकृति है? तो ड्रमलिन जो है बनती है आपके हिमानी से, हिमानियों के पिघलने से ड्रमलिन आकृति बनती है। अगला है मेरापी ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो मेरापी है इंडोनेशिया में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला है निम्न में से कौन सी खाड़ी अराफुरा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो वो है आपकी कारपेंटरिया की खाड़ी। अराफुरा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है कारपेंटरिया की खाड़ी। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सही है। यह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित कौन सा है? तो ताप्ती नदी का उद्गम है बैतूल। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में झीलों और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, सही है। कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में है, सही है। सांभर झील आपका गुजरात में नहीं है, सांभर झील जानते ही हैं राजस्थान में है। ठीक है, जयपुर से लगभग 35-40 किलोमीटर होगा संभवतः। ठीक है, सांभर झील की स्थिति। तो ऑप्शन हमारा सी गलत है, और लोकटक झील मणिपुर में है, जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के नियाग्रा जलप्रपात की उपमा दी जाती है? तो इसको बोला जाता है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात को बोला जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है निम्न युग्मों में से कौन सा
सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है चोटक परियोजना सुरू नदी पे है, सही है। श्रीशैलम कृष्णा नदी पे है, ये भी सही है। पापनाशम परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पे नहीं है। पापनाशम परियोजना जो है आपका वो ताम्रपर्णी नदी पे है। किस पे? ताम्रपर्णी नदी पे। ठीक, ताम्रपर्णी नदी पे है पापनाशम परियोजना, तो सी गलत है। अब पोचमपाद परियोजना गोदावरी पे है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मानसून पूर्व काफ़ी वर्षा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका कर्नाटक से। कर्नाटक में काफ़ी वर्षा बोला जाता है, केरल में आम्र वर्षा बोला जाता है, असम में काल बैसाखी बोला जाता है और पंजाब में लू बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी है। सेम ही हवा पवन होती है ये, ठीक, सेम ही वर्षा होती है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग भूकंपीय तरंगों के मापन में किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है, सही है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये भी सही है। तीसरा है रॉकीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, गलत है। रॉकीज की नहीं बल्कि ये है आपका एंडीज की। किसकी? एंडीज की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसका नाम एकांकागुआ है। दक्षिणी आल्प पर्वत माला न्यूजीलैंड में है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है चिया पासा का पठार निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो चिया पासा का पठार है मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको, ऑप्शन सी सही है। अगला है पंजशीर घाटी निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से अधिक नहीं है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका भारत के क्षेत्रफल से छोटा है, आप मैप उठा के देखिएगा, लेकिन भारत के क्षेत्रफल से बड़ा है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 2001 से 2011 के दौरान भारत के निम्न में से किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो वो था नागालैंड। नागालैंड में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जानते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें जो दिया है इसमें न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला है भारत का जनघनत्व तो 382 क्या व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, सही है। फिर बिहार का जनघनत्व तो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चुनना है कोड का प्रयोग करके। पहला है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 के तहत की गई है, सही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 331 के तहत की गई है, गलत है। अनुच्छेद 331 नहीं बल्कि 332 के तहत विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है। किसके? 332, अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में आरक्षण। ठीक, एसटी के लिए। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कूट सही है? ठीक है, पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संवैधानिक संस्था है, गलत है। संवैधानिक संस्था नहीं है, कई बार बताया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक सांविधिक संस्था है। ठीक है, सांविधिक है, पहला गलत है। दूसरा है इसका गठन वर्ष 1993 में किया गया था, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्थानीय स्वशासन पर गठित निम्न विभिन्न समितियों का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही कालक्रम हो जाएगा आपका डी, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति आपका 1985 और LM सिंघवी समिति 1986। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला है वह भारत में जन्मा नागरिक हो, गलत है।
भारत में जन्म जरूरी नहीं होता है, ठीक है, जन्म से आवश्यक नहीं है, लेकिन वो भारत का नागरिक हो ये आवश्यक है, ठीक। दूसरा है उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ये भी गलत है, 30 नहीं बल्कि उसकी न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए। फिर उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो ये सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक तत्व को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को, ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध होता है इंद्रजीत, देखिए सरकारिया आयोग है केंद्र राज्य संबंध से, और पुंछी आयोग जो दिया है। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है चुनाव सुधार के लिए है, तो ऑप्शन दूसरा जो है संबंधित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति है आपका चुनाव सुधार से, ठीक है, ये याद रखेगा, पूछा जा सकता है इसी तरह, ठीक है, चुनाव सुधार, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। संविधान सभा पूछा है, पहला है यह वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है, क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी जो संविधान सभा थी। दूसरा है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत है, वयस्क मताधिकार नहीं बल्कि सीमित मताधिकार, ठीक है, सीमित हो जाएगा वयस्क की जगह सीमित मताधिकार। तो पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था आपका BN राव। BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, बाकी KM मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, ये सब जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, सही है। तीसरा है रूस से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है, गलत है, रूस से नहीं बल्कि USA से, कहाँ से, USA से। और पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, तो सबसे ज़्यादा है आपकी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कितनी है, 289 है, महाराष्ट्र की है 289। फिर उसके बाद जो है 243 है आपकी बिहार की, देखते जाइएगा, 243 बिहार के राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तमिलनाडु की है आपकी 235, 235, और राजस्थान की है आपकी 200, 200, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी है जिसकी सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है राजमन्नार समिति गठन 1969, सही है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977, ये भी सही है। सरकारिया आयोग 1985 नहीं बल्कि 1983, याद कर लीजिएगा, 1983 अभी पीछे ही मैंने बताया, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है जब वित्तीय आपातकाल लागू हो तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, क्या निर्देश दे सकती है, तो वो निर्देश दे सकती है वित्तीय संबंधी उचित सिद्धांतों का पालन करें, राज्य की सेवा में लगे सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्तों में कटौती करें, और साथ साथ सभी धन विधेयकों अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करें, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। हालांकि अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुई है देश में। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला है केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित कर का उल्लेख अनुच्छेद 268 के तहत किया गया है, सही है। केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का उल्लेख अनुच्छेद 269 के तहत किया गया है, ये भी सही, दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला है संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कैसे? जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान और राज्यों के अनुरोध की अवस्था में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगी। संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है आपका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता आपका एकात्मक लक्षण में शामिल है। संघात्मक लक्षण में आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है, लिखित संविधान है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका भाग 20 में। किसमें? भाग 20 में। ऑप्शन डी सही है। अगला है भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। किसने? एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन बी सही है। अगला है संविधान सभा के तहत निम्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम है। तो इनका वरीयता क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही सही है। राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद आएंगे उप प्रधानमंत्री, फिर अंत में आएंगे मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। तो उनसे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। ठीक है, आई होप आपको साफ साफ दिख रहा हो क्योंकि स्कैन करने में प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अच्छा पूछा है कौन सा सही नहीं है। पहला है संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अनुच्छेद 105 नहीं बल्कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था है। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा है महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सही है। महान्यायवादी को वे सभी अधिकार एवं भत्ते प्राप्त होते हैं जो संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित ग्लोबल समिट के दौरान कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, उसी के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है नवीकरणीय ऊर्जा 16%, शिक्षा 9%, इलेक्ट्रॉनिक 12%, औद्योगिक पार्क जो है 8% नहीं बल्कि 9%। ठीक है, याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जी समिट हुई है तो प्रश्न तो आने हैं ही। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किसे एक दिन के लिए ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जागृति यादव को। ठीक है, देखिए यादव यादव सब में दिए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, सारी लड़कियां हैं। तो इसमें से जागृति यादव को बनाया गया था, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा बी है। अगला है निम्न में से कौन सा स्थल रामायण सर्किट में शामिल नहीं है? तो रामायण सर्किट में जो है शामिल नहीं है मथुरा। मथुरा आपका शामिल है कृष्णा सर्किट में। ठीक है, कृष्णा सर्किट भी बन रहा है, कृष्ण सर्किट में जो है आपका शामिल है मथुरा। बाकी अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज ये सब जो है आपका रामायण सर्किट में शामिल है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है एडॉप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को शामिल नहीं किया गया है? तो ये शामिल नहीं किए गए हैं आपके 4 भाग को। किसको? 4 भाग को। ऑप्शन ए सही है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण को कितने प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 15। कितना? 15। ठीक है, 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है? तो प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से कौन सा संबंधित है? तो इसमें संबंधित है आपका याकोहामा रणनीति, सेंदाई फ्रेमवर्क, दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे लेक किलर कहा जाता है? तो लेक किलर कहा जाता है अम्ल वर्षा को। ठीक है, एसिड रेन को लेक किलर कहा जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी सन 2006 में।
कब? 2006 में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शीत निद्रा, शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन की स्थिति में जाने वाला प्राणी है? तो हाइबरनेशन की स्थिति में जाने वाला आपका प्राणी है भालू है, कृंतक है, चमगादड़ है और मूषक है। भालू, कृंतक, चमगादड़ और मूषक। गौरैया नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु किए गए निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया, सही है। दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को लागू किया गया, गलत है। 2010 नहीं होगा, यहाँ पे 2009 होगा। ठीक है, 2009 में लागू किया गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से वह जैविक संबंध कौन सा है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा प्रभावित रहता है? तो वह होता है सहभाजिता। सहभोजिता जो होता है उसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जो सहोपकारिता, उसमें जो है दो जातियां जो होती हैं वो एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। असमानसिता जो होती हैं वो अमानसिता जो होती है वो अमानसिता एक जीव को हानि होती है तथा दूसरा अप्रभावित रहता है। और परजीविता वो होता है जिसमें एक लाभान्वित होता है तथा दूसरे को हानि होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साल, सागौन, शीशम एवं चंदन किस प्रकार के वनों की प्राकृतिक वनस्पति है? तो ये होती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। ऑप्शन हमारा बी सही है। साल, सागौन, शीशम, चंदन ये होते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या होती है उस क्षेत्र की, तो उस क्षेत्र की होती है अल्फा विविधता। ऑप्शन हमारा ए सही है। यम स्ट्रिप्स बहुत चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। तो यम स्ट्रिप तकनीकी संबंध है क्या? तो बाघों की निगरानी से उसका संबंध है। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भावी यानी एंथ्रोपोजेनिक होता है? तो वो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो वो निहित होती है आपके वो होती है आपके जीवमंडल रिजर्व में। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है जैविक सभ्यता स्थापित होती है। तो जैविक सभ्यता स्थापित होती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है धारणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था ब्रटलैंड के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं। तो लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं सहोपकारिता। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला है भारत में जैव विविधता का द्वार उपमा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है पूर्वोत्तर राज्य को। ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य को जैव विविधता के द्वार की उपमा प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र अधिकतम कितने रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा? तो ये प्रदान करेगा अधिकतम 2 लाख की सुविधा। ठीक, ये सब प्रश्नों को याद करके जाइएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी का कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट प्रस्तावित है? तो फिस्कल डेफिसिट होगा 5.9%। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला है भारत सरकार द्वारा पोषण तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस योजना कितने उर्वरकों पर लागू की गई है? तो ये है 22 उर्वरक। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रवर्तित करने का कार्य करती है? तो करती है नैफेड। ठीक है, नैफेड इसकी स्थापना होती है 1958 में। ठीक है, कब? 1958 में नैफेड की स्थापना होती है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी में सबसे कम हिस्सेदारी किसकी होती है? तो सबसे कम हिस्सेदारी होती है राज्य सरकार की। बाकी हिस्सेदारी नाबार्ड की, व्यापारिक बैंकों की होती है यानी भारत सरकार और व्यापारिक बैंक। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का प्रभाव है? तो वैश्वीकरण का प्रभाव होता है प्रतिस्पर्धा, अनिश्चित रोजगार, उपभोक्ताओं के समक्ष विकल्प, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भार। सारे सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति स्टैगफ्लेशन में पाई जाती है? तो स्टैगफ्लेशन में पाई जाती है आपकी उच्च मुद्रास्फीति, स्थिर समृद्धि दर और उच्च बेरोजगारी, तीनों पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है सारफेसी अधिनियम। सारफेसी एक्ट कब लागू किया गया था? तो सारफेसी एक्ट आपका 2002 में लागू हुआ। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है यूपी बजट 2023-24 में प्रस्तावित महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूपी बजट 2023-24 में वर्षा काल 2023 में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 35 करोड़। ऑप्शन सी सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनपायी नहीं है? तो स्तनपायी जो नहीं होता है इसमें से मगरमच्छ ही स्तनपायी नहीं होता है। मगरमच्छ होता है आपका सरीसृप वर्ग में आता है, बल्कि सील, वेल और डॉल्फिन जो है वो स्तनपायी वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ भौतिक राशि है, एक तरफ मात्रक दिया हुआ है। तो शक्ति का आपका हो जाएगा वाट मात्रक। विद्युत आवेश का वोल्ट नहीं होता है, बल्कि विद्युत आवेश का होता है आपका कूलाम। क्या होता है? विद्युत आवेश का या SI मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। ऊष्मागतिक आपका केल्विन होता है और ऊर्जा का जूल होता है, ये जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर माध्यम का ताप बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल भी जो है बढ़ जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, बिल्कुल सही है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। दोनों सही है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड के प्रकाशोत्पादक मुख्य घटक होता है। तो वो मुख्य घटक होता है आपका गैलियम आर्सेनाइड। कौन सा? गैलियम आर्सेनाइड होता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है DNA की शरीर आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। DNA की अधिकांश मात्रा केंद्रक में उपस्थित होती है। ठीक है, और पूछा है कौन सा सही है? सही उत्तर देना है। पहला है DNA की शरीर की आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, बिल्कुल। दूसरा है DNA की अधिकांश मात्रा केंद्रक में उपस्थित होती है, ये भी सही। कथन कारण दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है मानव शरीर में लसिका का कार्य होता है। तो मानव शरीर में लसिका जो होती है वो पाचित वसा का अवशोषण करती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन त्वचा के रंग का निर्धारण करती है? बहुत आसान है, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन जो होती है वो शरीर के त्वचा के रंग का निर्धारण करती है कि कौन गोरा होगा, कौन सांवला होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है सूची को सम्मिलित करना। एक तरफ खनिज तत्व है, एक तरफ कमी का प्रभाव दिया हुआ है। ठीक है, पोटेशियम की कमी से होता है निम्न रुधिर चाप। पोटेशियम की कमी से होता है निम्न रुधिर चाप। क्लोरीन की कमी से आपके पेशियों में ऐंठन हो जाती है। और तीसरा जो सी दिया हुआ है ये क्लोरीन नहीं बल्कि आपका फ्लोरीन लिखा हुआ है। ठीक है, मिसप्रिंट है क्योंकि ऑप्शन में और कोई मिल नहीं है रहा है। तो जो मिल रहा है फ्लोरीन से, वो फ्लोरीन से हो जाएगा आपका दांतों की दुर्बलता। ठीक है, फ्लोरीन से दांतों की दुर्बलता हो जाएगा, लौह से रुधिर क्षीणता हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब इसी तरह जब मिसप्रिंट रहता है तो हम ऑप्शन गलत करके आ जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से करना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी। कौन सा? ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिन दिया है, एक तरफ कमी से होने वाला रोग दिया हुआ है। पहला है निकोटीन। निकोटीन की कमी से पेलाग्रह हो जाता है। बायोटीन की कमी से चर्म रोग हो जाता है। साइनोकोबालामीन की कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। नेप्थोक्विनोन जो विटामिन के है उसकी कमी से जनन तंत्र में कमी नहीं बल्कि उसकी कमी से हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। नेप्थोक्विनोन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, जानते ही हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आपकी नहीं होती, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता। जनन क्षमता में जो कमी नहीं होती वो विटामिन ई होता है। कमी जो होती है जनन क्षमता में कमी, वो विटामिन ई के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा जो कि सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन का कार्य करता है? तो त्वचा से कौन सा श्वसन करता है जीव? तो वो श्वसन होता है आपका केचुआ। ठीक है, केचुआ जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है, उसके नाक नहीं होती है। मछली लेती है गिल से, जानते हैं उनके गिल्स पाए जाते हैं। कीट लेते हैं वातक तंत्र से और स्तनधारी फेफड़ों से। ठीक है, श्वसन करते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस जीव में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो 3 कक्षीय हृदय जो पाया जाता है वो सरीसृप में पाया जाता है। मच्छर और मनुष्य, मगरमच्छ और मनुष्य में जो है 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं और मछली में 2 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। तो सरीसृप में 3 होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही सुमेलित है। पहला है इंसुलिन। इंसुलिन जो है शरीर की शर्करा का नियमन करता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज हो जाएगी। अगला है पैराथार्मोन पेशियों की क्रियाशील बनाए रखता है और थायरॉक्सिन शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियमन करता है। तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है जैव डिज़ाइन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो जैव डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है आपके बेहतर पारिस्थितिकी प्रदर्शन प्राप्ति के लिए। ठीक है, जैव डिज़ाइन का प्रयोग बेहतर पारिस्थितिकी प्रदर्शन प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची दी गई है। रेडान, रेडान जो है कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। बोरान आपका जो है प्रयोग होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। हीलियम आपका प्रयोग होता है रिएक्टर का प्रशीतक में। और नियान प्रयोग होता है विद्युत मरकरी लैब में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है जल में अस्थायी कठोरता, स्थायी नहीं अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो वो होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। ठीक है, पहला है फास्फीन। फास्फीन का प्रयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है, गलत है। फास्फीन का प्रयोग आपका किया जाता है रासायनिक हथियार बनाने में। दूसरा है टेट्रा एथिल लेड, रबर उद्योग में नहीं किया जाता बल्कि टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है स्वचालित वाहनों के इंजनों में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है। तो तीसरा हमारा सी सही है, बी भी गलत है। और डी है पोटेशियम परमैंगनेट, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में नहीं किया जाता है बल्कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उच्च गुणवत्ता वाले बर्तनों को बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो कांच होता है आपका पायरेक्स कांच। जो उच्च गुणवत्ता वाले बर्तन बनाए जाते हैं उसमें पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है जल गैस होती है। देखिए, जल तो जानते हैं H2O होता है, लेकिन जल गैस अगर पूछे तो जल गैस होती है आपका CO प्लस H2O। CO प्लस H2O का मतलब क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का मिश्रण दोनों मिला दिया जाए तो वो जल गैस बनती है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य है इसमें सही सुमेलित नहीं है। जुगनी आपके अवध क्षेत्र में होता है नृत्य, कर्मा सोनभद्र में, दादरा जो है आपका ब्रज क्षेत्र में नहीं होता है, दादरा आपका जो है होता है पूर्वांचल में। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्वांचल में आपका दादरा नृत्य होता है और ख्याल बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सरसई नावर एवं भाखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपके इटावा जिले में। ठीक, इटावा जिले में आपके सरसई नावर एवं भाखा झील है। ठीक है, कानपुर में आपका मोती झील है, बाल्हापारा झील है। ठीक है, अलीगढ़ में आपका शेखा झील है, महोबा में आपका मदन सागर झील है, विजय सागर झील है, कीर्ति सागर झील है। ठीक है, सबका याद कर लीजिएगा। अगला है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है बिजनौर में। इसकी स्थापना 2012 में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ खनिज दिया गया है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। ठीक, तो तांबा, तांबा जो है ललितपुर में पाया जाता है। सॉरी, ललितपुर खनिज है, क्षेत्र है तांबा आपका ललितपुर में। ठीक, एस्बेस्टस है आपका मिर्ज़ापुर में, सेल खड़ी है आपका हमीरपुर में और चाइना क्ले है आपका सोनभद्र में। कहाँ? सोनभद्र में।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत गृह में सही सुमेलित नहीं। ताप विद्युत गृह जो हैं उनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं? घाटमपुर ताप विद्युत गृह आपका कानपुर में है। दादरी ताप विद्युत गृह आपका गौतम बुद्ध नगर में है। परीक्षा ताप विद्युत गृह झांसी में है। राजा ताप विद्युत गृह सहारनपुर में नहीं है, बल्कि ये है आपका शाहजहांपुर में। ठीक है, तो हमारा डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेगास्थनीज ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को अपनी पुस्तक इंडिया में जो है इंडिका होगा उसमें सूरसेन कहा है? तो ये कहा है आपके मथुरा को। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है इस बुक में, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, क्योंकि कई जगह तो इन्होंने जो है उत्तर भी गलत बताया है, तो मैंने सॉल्व जो किए हैं उनमें से मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगला है हाल ही में रोमानिया में संपन्न विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 में अंडर 16 वर्ग के खिताब विजेता हैं। तो उस खिताब के विजेता हैं प्रणव आनंद। अंडर 16 पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर अंडर 16 पूछ रहा है तो प्रणव आनंद होगा। अगर अंडर 14 पूछे तो आपका AR इलम प्रथी हो जाएगा। ये अंडर 14 है। ठीक है, अंडर 14 है ये। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछा है। पहला है शंघाई सहयोग संगठन के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। बिल्कुल सही है। शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्यता के लिए ईरान ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी सही है। वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित की गई। ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 सितंबर 2022 को संपन्न भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? पहला है यह वार्ता जापान में आयोजित की गई। सही है। दोनों देशों के बीच यह पहली 2+2 वार्ता थी। गलत है, पहली नहीं बल्कि दूसरी थी। ठीक है, दूसरी वार्ता है 2+2, और इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रोजर फेडरर ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है। वे कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो वो जीते हैं 20 बार। कितनी बार? 20 बार के विजेता रहे हैं ग्रैंड स्लैम के। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूचना की सार्वभौमिकता पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 28 सितंबर को। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है उस पद्मश्री प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जिसे हाल ही में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था स्वाति पीरामल को। स्वाति पीरामल याद कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे है अगला है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किए गए हैं आपके भारत के राजस्थान में। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है हाल ही में जिसे मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 के लिए प्राप्त हुआ है, वो है तो किसे प्राप्त हुआ है? तो कुमार सानू को प्राप्त हुआ है। लता मंगेशकर सम्मान पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं आपके फिस्कल मॉनिटर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, चीफ इकोनॉमिक आउटलुक आपका जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा और क्या जारी किया जाता है? रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक भी जारी किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ईरानी कप क्रिकेट ट्रॉफी 2022 का विजेता है। तो 2022 का विजेता रहा है शेष भारत। याद रखिएगा,
शेष भारत रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नवंबर 2 से 1 दिसंबर 2022 तक आयोजित 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिसंबर 2022 में गमोचा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो गमोचा संबंधित है आपका असम से। किससे? असम से। ऑप्शन ए सही है। अगला है हाल ही में भारतीय नौसेना के किन जहाज़ों ने द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 में भाग लिया है? तो ये भाग लिया है आईएनएस त्रिकंद और आईएनएस सुमित्रा ने। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नौसेना के ये जहाज़ हैं जिन्होंने नसीम अल बहर 2022 में भाग लिया है, आईएनएस त्रिकंद और आईएनएस सुमित्रा। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, जैसे पहला है कार्लोस अल्कराज यूएस ओपन 2022 सही है, जीतने हैं ये कार्लोस अल्कराज यूएस ओपन 2022। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन नहीं जीते हैं, बल्कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो विंबलडन 2022 जीते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 जीते हैं राफेल नाडाल। ठीक है, और राफेल नाडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, तो भी हमारा गलत है। ठीक है, राफेल नाडाल ने फ्रेंच ओपन भी जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है विंबलडन 2022 और एलेना रिबाकिना ने जीता है विंबलडन 2022। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान इसमें से है आपका 132वां। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यह जारी किया गया है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22, इसमें भारत का स्थान है 132वां। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्न से कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था बर्लिन में। कहाँ पे? बर्लिन में। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है हरियाणा को। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा को शीर्ष स्थान मिला है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पर्यटक स्थल को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की गई है? तो यह है मथुरा वृंदावन को। ठीक है, मथुरा वृंदावन को जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पेट्रोल डीजल धीरे धीरे जो गाड़ियाँ जाती हैं पेट्रोल डीजल वाली उनको बैन कर दिया जाएगा, सिर्फ ईवी जो गाड़ियाँ जाती हैं वही अलाउड रहेंगी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में किस राज्य में वांगला महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो वांगला महोत्सव का आयोजन किया गया आपके मेघालय में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है नवंबर 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया बाली में आपके। ऑप्शन सी सही है। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपके दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उत्तराखंड की झांकी को। ऑप्शन हमारा ए सही है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश की झांकी। अगला है हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। तो ये चुनी गई हैं जियोर्जिया मेलोनी। बहुत चर्चा में रही हैं, ये पूछा जाएगा तो याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला है हाल ही में किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? तो ये कैलाश सत्यार्थी द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन बी सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये भारत अभी हाल ही में शामिल हुआ है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।